नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और देखिए, हमारी जो कला संस्कृति और साहित्य की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोक संत, लोक देवियाँ, लोक देवता और राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ चुके थे। लेकिन इसी बीच आज की क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास के एक महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पक्ष और निष्पक्ष और विपक्ष तीनों चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, इतिहास में जब भी एग्जेजरेशन होता है, इतिहास में जब भी अतिशयोक्ति होती है, इतिहास अपने मूल रूप से भटक जाता है। या तो उसे कम लिख दिया जाता है और या तो उसे बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम उसी इतिहास को सही तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और वो महान व्यक्तित्व है महाराणा प्रताप। देखिए, महाराणा प्रताप का नाम लेते ही आपके दिमाग में अकबर का नाम आया होगा। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही आपके दिमाग में हल्दी घाटी का युद्ध आया होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम अकबर का ही पक्ष लेते हैं तो हमें महाराणा प्रताप की हर चीज गलत लगेगी, और अगर हम महाराणा प्रताप का ही पक्ष लेते हैं तो हमें अकबर की हर चीज गलत लगेगी। तो किसी भी चीज में अगर हम किसी सही डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं तो उस चीज के दोनों तर्क को हमें सुनना होगा, उसके बाद में हम किसी डिसीजन पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। सबसे पहले पढ़ लेते हैं महाराणा प्रताप का परिचय, कि भाई माता पिता कौन थे, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और जो भी इनके बचपन की चीजें वो सारी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई सोनकरा, आखिरराव सोनकरा की पुत्री थी। ठीक है, पत्नी अजमदे पंवार, देखिए मध्यकालीन में या प्राचीन काल या मध्यकालीन में बहुविवाह का प्रचलन था। तो महाराणा प्रताप के भी एक से ज्यादा विवाह हुए होंगे, लेकिन जो इनकी मुख्य रानी थी, जो पटरानी थी, वो थी अजमदे पंवार। जन्म होता है इनका 9 मई 1540 को। कहाँ हुआ? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी हमने पढ़ा था कुंभलगढ़। जब राजस्थान के प्रमुख हम दुर्ग पढ़ रहे थे तो हमें पढ़ा था कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म होता है। और हमने जब पढ़ा था कि 1568 में अकबर चित्तौड़ को घेर के बैठ जाता है, तो इनके पिता उदय सिंह जी कहाँ चले जाते हैं, गिरवा की पहाड़ियों में। गिरवा की पहाड़ियों में चले जाता है और जयमल फत्ता के नेतृत्व में जो यहाँ पर चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, ये चीजें भी हमने पढ़ी थी। तो वहीं पे राणा प्रताप का जन्म होता है। इनके हम बचपन का नाम की बात करें तो कीका। तो ये अपने राणा प्रताप जी का परिचय है। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई सोनगरा, पत्नी अजमदे पंवार, जन्म 9 मई 1540 को, और कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। और कुंभलगढ़ दुर्ग को हम क्या कहते हैं, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। बचपन के नाम इनका कीका था।
लेकिन अब बात आती है कि जब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी का निधन हो जाता है या इनकी मृत्यु हो जाती है, तो देखिए अपने राजपूतों में जो राज तिलक का सिस्टम था वो इस प्रकार था कि जब भी पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो राजा का बड़ा बेटा है वो क्या बनेगा, राजा। और वो जो राजा मतलब अंतिम संस्कार में वो भाग नहीं लेगा, ठीक है। मृत व्यक्ति के या अपने पिता के अंतिम संस्कार में वो भाग नहीं लेगा। बड़ा बेटा मतलब जो राजा बनेगा वो अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा, और बाकी बेटे वो अंतिम संस्कार में जाएंगे, पिता को मुखाग्नि देंगे, बाकी सारे काम करेंगे। लेकिन जो बड़ा बेटा है वो किसकी तैयारी करेगा, राज तिलक की तैयारी करेगा। और राजा हमेशा बड़े बेटे को बनाया जाता था और जो छोटे बेटे हैं उसको आसपास की जागीरें और गांव दे दिए जाते थे, ठीक है। ये अपने परंपराएं थी ये। लेकिन यहाँ पर उदय सिंह जी भी क्या कि जाते जाते गोलकर के कोई रानी थी, उसके बेटे का नाम था जगमाल। बड़ा नहीं था, छोटा था महाराणा प्रताप से। तो उदय सिंह जी जगमाल को राजा बना गए और राजा बनने थे अपने को महाराणा प्रताप। तो जहां पर उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया था वो जगह थी गोगुंदा। यहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है। तो भाई अगर महाराणा प्रताप राजा नहीं बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इनके अंतिम संस्कार में जाएंगे, वो गए हुए थे। और जगमाल इधर अपने राजा बना बैठा था, राज तिलक की तैयारी कर रहा था। तो जब वहां के जनता ने जब प्रताप को देखा तो आपस में गुस्से पर शुरू हुई बातें की भाई प्रताप यहाँ क्या करे, प्रताप तो अगले राजा है, प्रताप को तो वहां होना चाहिए। तो तब प्रताप से किसी ने पूछा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो होने वाले राजा है। तो प्रताप ने कहा कि आपको पता नहीं है क्या, जो हमारे पिताजी है वो मेरे छोटे भाई जगमाल को राजा बना के गए हैं और मैं उनके आगे का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मैं जो ये अंतिम संस्कार है इसमें आया हूं। तो बाद में वहां पर गोकुंदा में जहां पर इनके पिता का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पे जनता ने महाराणा प्रताप को राजा बना दिया गया था कि जगमाल एक तो प्रभावशाली राजा नहीं था, प्रताप प्रभावशाली राजा थे, शक्तिशाली भी थे, और मेवाड़ पर संकट के बादल वैसे भी गिरे हुए थे। 1568 में तो तीसरा साका ही हुआ था और अकबर की आंख लगातार मेवाड़ पे थी, ठीक है। तो गोकुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया गया था, मतलब राजा घोषित कर दिया गया था। और वहां पर था सलुम्बर का सामंत कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत और देखिए जो मेवाड़ का जो भी राजा बनता उसके राज तिलक करने का अधिकार किसको था, सलुम्बर के सामंत को। सामंत उस टाइम कौन था, कृष्णदास चुंडावत। तो कृष्णदास चुंडावत ने भी अपोज किया था कि भाई मेवाड़ का जो भी राजा है उसका राज तिलक कौन करेगा, सलुम्बर का सामंत। तो महाराणा को ये मतलब अधिकार किसने दे दिया गया कि वह अपने बेटे का राज तिलक खुद कर दे। तो कृष्णदास चुंडावत और सब मिलके महाराणा प्रताप को यहाँ पर राजा घोषित कर देते हैं। तो जगमाल को यहाँ से राजा हटा देते हैं। जगमाल दुखी होकर अकबर के पास चला जाता है और अकबर इसको एक जहाजपुर की जागीर दे देते हैं, ठीक है। अब फाइनली अकबर राजा बन गए और सॉरी महाराणा प्रताप राजा बन गए और अकबर को भी ये बात पता चली। तो अकबर क्या है कि बधाई देने के लिए भेजता है। देखो हो ना हो दुश्मन है लेकिन फिर भी बधाई देता है वो। और ये सिस्टम हमें आज भी चलता है कि अगर भारत का भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो बेशक पाकिस्तान से अपनी इतनी नहीं बनती है, फिर भी वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू किस थ्रू भी वो बधाई देते हैं।
भी यहाँ पर राजा बन गया तो अकबर अपने 4 दूत भेजता है। अकबर के दूत, ये हम कह देंगे मैसेंजर है। पहला वो भेजता है जलाल खां कोर्ची। ऐसा माना जाता है कि ये जो जलाल खां कोर्ची है, ये वाकपटु आदमी था, बोलने में निपुण था, किसी से भी अपनी बात मनवा लेता था। ठीक है, तो अकबर इसी संदर्भ में जलाल खां कोर्ची को भेजते हैं। जलाल खां कोर्ची आता है, आके महाराणा प्रताप को बधाई देता है कि भाई बादशाह ने आपको बधाई दी है राजा बनने की, और लास्ट में अपनी बात रख देता है कि बादशाह चाहते हैं कि आप उनकी शरण में चले जाए या उनके साथ रहकर जो भी काम है वो करें। आपके पिताजी जो थे उदय सिंह जी, उन्होंने तो ये चीज स्वीकार नहीं की, आप कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं ये चीज नहीं करूंगा। आप अपने राजा को जाकर कह दीजिए कि आपसे जो हो सकता है वो आप कर लीजिए, लेकिन ये घुटने टेकने वाली बात है, ये जो ये सरेंडर करने वाली बात है, ये तो हमसे नहीं होगी। लेकिन देखिए अकबर भी एक समझदार व्यक्ति था, वो हर चीज दिमाग से खेलता था। ठीक है, उसको पता था कि भाई ये हिंदू आदमी है, क्यों ना एक हिंदू आदमी को समझाने के लिए भेजा जाए। तो दूसरी बार वो भेजता है मान सिंह। मान सिंह ये आमेर वाला। अकबर बोलता है भाई मान सिंह जी आप जाओ, अपने आमेर घूम के आओ, और एक काम कर देना मेरा छोटा सा, जैसे जब जाओ तो ये जो अपने उदयपुर वाला महाराणा प्रताप है तो उसको एक मैसेज दे देना। तो मान सिंह को भेजता है, लेकिन महाराणा प्रताप स्पष्ट रूप से मान सिंह से नहीं मिलते हैं, वो अमर सिंह को भेज देते हैं मिलने के लिए। किसको? अपने बेटे अमर सिंह को। और ऐसा है कि ये अमर सिंह भी थोड़ा ये जो गोचे करने वाला आदमी था, तो यहाँ पर मान सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है, मान सिंह अपमान करके अमर सिंह इसको भेज देता है। और जब अकबर वापस ये जो मान सिंह है वो वापस चला जाता है अकबर के पास, और अकबर को बोलता है कि भाई मेरे इस तरह अपमान किया गया, मुझे आप सेना दो, मैं तो आज ही जाऊंगा, आज ही मेवाड़ पे आक्रमण करूंगा। तो बोला कि भाई बात तो बता हुआ क्या है। तो बोला कि उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से कोई राजकुमार मिलने आया है तो वहां से भी हमारा राजकुमार ही मिलेगा। तो अकबर ने भी कहा कि भाई बात तो बढ़िया है ये चीज, लेकिन अकबर ने जैसे तैसे कहा कि जून महीने की बात है, तो बोला अकबर ने बोला कि इसको भाई कोई मिरिंडा विरिंडा जो भी है माजा वाजा पिलाओ, इसको ठंडा करो थोड़ा। उसके बाद ये भेजते हैं भगवान दास जी को। भगवान दास जी भी वही सेम चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को वही चीज कहते हैं कि या तो आप हमारा साथ दीजिए, और आप अगर हमारा साथ नहीं दे सकते तो आप इन मुगलों के विरुद्ध अपना झंडा खड़ा करिए। जैसे खानवा के युद्ध में जब मेरे दादाजी लड़ रहे थे राणा सांगा, तो जो आपके वंशज थे पृथ्वीराज जी, वो भी हमारे दादा के झंडे के नीचे लड़े थे। लेकिन एक बार आप हमारे झंडे के नीचे लड़ सकते तो आप अपना झंडा फहराइए और हम आपके साथ लड़ेंगे। भगवान दास जी से बात नहीं बनती है। चौथा आदमी भेजता है अकबर टोडरमल। टोडरमल उस टाइम के अकबर के दरबार का वित्त मंत्री था, जो भी रेवेन्यू सिस्टम है वो यही देखता था। टोडरमल भी वही सेम बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बात इससे भी नहीं बनती है। तो कोई भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने कितने दूत भेजे। 4 दूत भेजे थे। कौन कौन से थे? एक तो था जलाल खां कोर्ची, मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। और ये चारों समझा के थक गए, लेकिन महाराणा प्रताप फिर नहीं माने। उन्होंने सरेंडर की जो बात थी उससे साफ साफ इनकार कर दिया। तो जब अब सारे ये जो समझाने के रास्ते फेल हो गए, तो अभी फाइनली क्या बचता है? युद्ध। इसके बाद में हम पढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध।
बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध पहली बात कब हुआ था? 18 जून 1576। कई इतिहासकार इसे 20 जून 1576 को मानते हैं, लेकिन जो अपने बुक्स है आरबीएससी की, एनसीईआरटी, उनमें 18 जून 1576 लिखा है। तो हमें यही चीज माननी है, ऑथेंटिकेट यही चीज है। कोई भी बीएचटीसी वगैरह एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1576 को। जून 1576 किस किस के बीच में हुआ था? तो एक साइड थे अपने महाराणा प्रताप, दूसरी साइड था अकबर। अकबर देखिए लगभग युद्ध में वो खुद नहीं गया था, अपने रिप्रेजेंटेटिव भी भेजे थे उसने। रिप्रेजेंटेटिव कौन था इसका? मान सिंह। इधर से अकबर के साथ कौन था? सॉरी, महाराणा प्रताप के साथ ग्वालियर का एक राजा था रामसा तोमर। ग्वालियर वालों की दिल्ली से वैसे नहीं बनती थी। फिर था अफगानों का राजा हकीम का सूर। पूंजा भील। यहाँ पर मानसिंह, मानसिंह के साथ एक मुस्लिम सेनापति था आसफ का। इनके दरबार में एक इतिहासकार था बदायूनी। तो बदायूनी जब युद्ध की बात हुई तो बदायूनी ने दरबार में कहा कि भाई मैं भी युद्ध करने जाऊंगा। तो लोगों ने हंस के कहा कि भाई मुल्ला जी आप क्या करोगे, आप तो कलम से लिखते हो, तो आप वही लिखने वाला ही काम करो, तलवार उससे तो आप क्या ही काम है। तो इसने बोला कि भाई हिंदू का अगर जो खून बहेगा, हिंदू के खून को मैं अपने दाढ़ी पे लगाऊंगा, ठीक है। इसलिए बदायूनी भी जाता है यहाँ पे। पूजा भील और था जला जलामान, या इसी को हम कहते हैं, इन्हीं को जला विद्या। तो देखिए कई बार इतिहासकार ये अतिशयोक्ति कर देते हैं कि जब भी महाराणा प्रताप लड़े थे, महाराणा प्रताप तो अकेले थे, अकबर के पास बहुत सारी सेना थी, महाराणा प्रताप के पास रुपए पैसे नहीं थे, महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। ये चीजें देखिए क्या है, अतिशयोक्ति है। इन चीजों में बहुत सच्चाई कम मात्रा है, और जो भावात्मक चीजें वो ज्यादा वर्णित की गई है। तो महाराणा प्रताप खुद थे, रामसा तोमर था, हाकिम का सूर था, पुंजा भील था और झालामान था। अब देखिए और एक सॉरी एक और था, एक बंदा सलम्बर वाले। तो जो भी मेवाड़ के युद्ध में जो हरावल थी, हरावल मतलब आगे की पंक्ति, जिस युद्ध में जो आगे की पंक्ति है उसमें जो खड़े रहेंगे वो कौन रहेंगे? सलम्बर के चुंडावत। हरावल में तो कृष्णदास चुंडावत भी यहाँ पे थे, वो तो देखिए लाजमी थे होना, कृष्णदास चुंडावत। इतने आदमी थे, मेन आदमी, और इतने आदमियों की सेना तो कहीं कम तो नहीं रही होगी महाराणा प्रताप के पास। अफगान सेनापति, ठीक है। तो देखिए ये चित्र आप अपने दिमाग में बना सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है। किसके बीच होता है? महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से लड़ने आया था मान सिंह, और मान सिंह के साथ एक मुस्लिम सेनापति था, कौन था वो? आसफ खां। एक बदायूनी नाम का व्यक्ति था। फिर महाराणा प्रताप के पक्ष में कौन थे? ग्वालियर का रामसा तोमर था, अफगान सेनापति हाकिम का सूर था, भीलों का राजा पुंजा भील था, झला मान या जिसको हम झला विद्या कहते हैं वो थे, और हरावल में थे कृष्णदास चुंडावत जो सलूम्बर के सामंत थे, ठीक है।
देखिए जो ये हल्दी घाटी जगह है, ये अपने कहाँ पड़ती है, राजसमंद जिले में। दो पहाड़ियां है, एक तो गोगुंदा की पहाड़ियां, और ये एक इधर है खमनोर की पहाड़ी। ठीक है, इन दोनों पहाड़ियों के बीच, जैसे ये पहाड़ियां हैं, इधर गोगुंदा की पहाड़ी, इधर खमनोर की पहाड़ियां हैं, दोनों के बीच में जो पास है, जो दर्रा है, उसको हम कहते हैं, इसका नाम है हल्दी घाटी। दो पहाड़ियों के बीच की जगह। ठीक है, तो देखिए जो बदायूं था, बदायूं ने एक अपनी किताब लिखी थी, मुंतखब उत तवारिक। इसमें उसने ये चीज लिखी थी कि महाराणा प्रताप के पास 3000 सैनिक थे और हमारे पास लगभग 5000 सैनिक थे। लेकिन जो मेवाड़ वालों का पहला हमला था वो इतना खतरनाक था कि जो ये मुगल सेना, उसको खदेड़ दिया था इन्होंने, और कई कोस पीछे धकेल दिया था। ठीक है, और लगभग मुगल सेना हार ही गई थी। लेकिन इस बीच एक मिहत्तर का नाम का व्यक्ति था, सैनिक था, मिहत्तर का नाम के सैनिक ने ये अफवाह फैलाई कि भाई जो महाराणा प्रताप है, ये सॉरी जो अकबर है, वो खुद युद्ध लड़ने आ रहा है। तो ये सुन के कि भाई हमारा राजा खुद युद्ध लड़ने आ रहा है, तो लोगों में जोश आ गया और वो फिर से लड़ने को उतारू हो गए थे। लेकिन एक बार तो पहला हमला जो मेवाड़ वालों की तरफ से था, इतना खतरनाक थे कि इनको कई कोस पीछे धकेल दिया था। याद रखे ना कि बदायूं की किताब है मुंतखब तवारिख। और कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अकबर खान की झूठी अफवाह किसने फैलाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में, मेहतर का नाम के व्यक्ति। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले में किन पहाड़ियों के बीच, गोकुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, देखिए जो हमने ये नाम देखे तो उस नाम से ये पता चलता है कि जो महाराणा प्रताप थे वो संगठन बनाने में समर्थ थे। संगठन किस तरह कि उन्होंने अफगानों को भी अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, अफगान, फिर भील उनके साइड थे, पूंजा भील, ग्वालियर का रामसा तोमर, और इस उम्र वाले तो देखिए वैसे भी उनके साथ ही आते हैं। और एक समाज सुधार के रूप में उनको मान सकते हैं, उनकी जाति पात और छुआछूत को हटाया। ये हम इस तरह मान सकते हैं कि देखिए उनकी जो सेना में थे पूजा भील, तो देखिए मध्यकालीन दौर में जातिवाद छुआछूत अपने चरम पे था। लेकिन उस टाइम भी व्यक्ति अपनी सेना में किसी भील को जगह दे रहा है, इसका मतलब वो जातिपात और जातिपात और छुआछूत को मिटाने का या उसको कम करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, वो इन सब चीजों से दूर जा रहा है बंदा। इसके बाद हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े की चेतक। चेतक और
महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी लड़े थे वो थे राम प्रसाद। ये महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम है। या पीर प्रसाद, पीर प्रसाद को हम क्या कहते हैं, लूणा। और इधर से जो अकबर के हाथी थे वो गजमुक्ता। और दूसरे हाथी का नाम था मर्दाना। तो देखिए जो मानसिंह था वो मर्दाना हाथी के ऊपर बैठ के लड़ रहा था, मानसिंह। और जब हम ये सभी यही बात सुनते हैं कि जो अकबर ने सॉरी मानसिंह पे आक्रमण किया था, तो चेतक के जो दोनों पेड़ थे वो जो हाथी के जो दिखावटी दांत थे उस पे रख दिए थे। और प्रताप ने उस पे मानसिंह पे आक्रमण किया था, लेकिन मानसिंह जो हाथी के ऊपर बैठने की जो डोडी आती है उसमें बैठ गया था और उस महाराणा प्रताप के सवार से वो बच गया था। ठीक है, लेकिन मानसिंह क्या है कि जो हाथी के जो दांत उसमें उसने तलवारें लगा रखी थी, तो जैसे ही चेतक ने दांतों पे हाथ रखा, सॉरी अपने पैर रखे, तो जो चेतक के पैर कट गए थे। और चेतक के पैर कट गए थे तो धीरे धीरे लोगों ने महाराणा प्रताप को चेतक सहित उस मैदान से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो देखिए जब भी जो राणा है वो युद्ध मैदान से बाहर जाएगा तो जो सादड़ी का झाला है, सादड़ी का झाला राणा के पद जो भी प्रतीक चिन्ह है, जो भी युद्ध चिन्ह है वो पहन के लड़ेगा। तो इस बार कौन लड़ रहा था, जला विद्या, अभी पढ़ा था हमने, या इन्हीं को कहते हैं जलामान सिंह, जलामान या जलामान सिंह। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी कभी पूछ लिया जाएगा कि जब हल्दीघाटी के युद्ध में चेतक घायल हो जाता है, तो चेतक के घायल होने के बाद जो राणा के प्रतीक चिन्ह पहन के कौन लड़ा था, तो आप ये बता सकते हो कि उसमें सादड़ी का झाला लड़ा था, जला बिद्दा, या उसी को हम कहते हैं जला मान। और देखिए सॉरी इतिहासकारों ने इस चीज में भी एग्जेजरेशन किया है, अतिशयोक्ति की है कि कुछ इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की हार बताई है, कुछ इतिहासकारों ने ये बीच वाली स्थिति छोड़ दी कि युद्ध अनिर्णायक रहा था। ठीक है, लेकिन असली बात कुछ और है इसमें, क्योंकि देखिए इतिहास है जो वो विजेताओं द्वारा लिखाया जाता है, या हो सकता है उस टाइम अकबर ने जो भी इतिहास है वो अपने हिसाब से लिखाया है, क्योंकि उस टाइम मुगलों का ही बोलबाला था। जो भी सारे इतिहास राइटर वगैरह है, जो अबुल फजल है, जिसमें उसने जो कौन सी किताब उसकी अकबरनामा, और ये बदायूं की मुतकब तारीख, ये सब चीजें देखिए जब मानसिंह और आसफ का जब यहाँ से वापस जाते हैं तो अकबर उनसे पूछता है क्या भाई युद्ध जीत के आए हो, राणा प्रताप को मार दिया, बोला नहीं, बोला राणा प्रताप हार गए, राणा प्रताप युद्ध मैदान छोड़ के भाग गए, बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बोला क्या हुआ, बोला कि लड़ते लड़ते राणा प्रताप का जो घोड़ा है वो घायल हो गया था, वो मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन उसके उनके जो भी प्रतिद्वंदी थे वो युद्ध लड़ रहे थे। तो अकबर इन दोनों से इतना नाराज रहता है और इनका दरबार में आना बंद करवा देता है। ठीक है, इनकी ड्यूटी बंद करवा देता है। तो अगर ये जीत के जाते तो अकबर इनसे बाकायदा खुश होता, इनको अलग जागीरें देता, इनको इनाम देता, ताकि इनका दरबार में आना बंद करवाता। ठीक है, तो इतिहासकारों के एग्जेजरेशन में ये चीजें लिख दी गई है कि महाराणा प्रताप हार गए थे या युद्ध निर्णायक रहा था। अगर युद्ध और
ये जून 1576 में, इसी के 1576 में अकबर फिर आक्रमण करता है यहाँ पे। अगर ये युद्ध जीत के जाते तो अकबर खुद यहाँ आक्रमण करता, ऐसी नौबत नहीं आती। अकबर यहाँ युद्ध करता है, लेकिन अकबर भी महाराणा प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो उदयपुर पे कब्जा कर लेता है। उदयपुर पे कब्जा करके उदयपुर का नाम क्या रख देता है? मुहम्मदाबाद। तो देखिए, काफी इतिहासकारों की एग्जेजरेशन में छुप गया। नहीं तो इतिहासकार इतिहास को अच्छे से टटोलते, अच्छे से कोई चीज़ें देखते, साक्ष्य देखते, या कोई भी किताबें पढ़ते, तो उनसे ये पता चलता कि ये युद्ध अनिर्णायक नहीं रहा था। हो ना हो, अकबर की ही इसमें हार हुई थी। अकबर के जो भी सेनापति थे उसमें हारे थे, तभी अकबर अपने सेनापतियों से नाराज हो गया और उनका अपने दरबार में आना बंद करवा देता। और फिर अगर वो यहाँ से जीत के जाते तो अकबर को यहाँ पर फिर से आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। बदायूं ने इसको नाम दिया है गोगुंदा का युद्ध। इसकी किताब वही है, मुंतखबुत तवारिख। फिर आता है अबुल फजल। अबुल फजल की बुक है आईने अकबरी या अकबरनामा। इसमें इन्होंने इसको कहा है खमनौर का युद्ध। और जो राजस्थान इतिहास के, जिसको हम कहते हैं राजस्थान इतिहास का पिता, कर्नल टोड। कर्नल टोड ने इसको कहा है मेवाड़ का थर्मोपल्ली, कि ये भी थर्मोपल्ली जितना खतरनाक युद्ध था। ठीक है। तो बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब तवारिख में इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। अबुल फजल ने अपनी किताब आईन अकबर या अकबरनामा में इस युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा। और राजस्थान इतिहास के पिता जो कर्नल टोड है, और उन्होंने इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा था। ठीक है। इसके बाद में एक व्यक्ति है सुल्तान खां। सुल्तान का कुंभलगढ़ पर अटैक करता है। सुल्तान का ये था, अकबर का चाचा था और अकबर का सेनापति भी था। तो सुल्तान खां कुंभलगढ़ पर 4 बार आक्रमण करता है। तो एक बार तो ये कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है। सुल्तान का एक बार कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। ठीक है।
इसके बाद में मेवाड़ के दो भाई थे, भामा शाह व ताराचंद। ऐसा कहता है कि भामा शाह व ताराचंद ने महाराणा प्रताप को अपनी सारी जमीन जायदाद पैसे दान में कर दिए थे, ठीक है। और इतने पैसे दिए थे कि 25,000 की जो सेना है वो 12 महीने तक अपना काम चला सकती है, ठीक है। ऐसा कैसे कहते हैं कि 25 लाख रुपए दिए थे उस टाइम कैश में, और 20 लाख की स्वर्ण संफियां दी थी। देखिए जितना सहयोग भामा शाह ने किया था उतना का उतना सहयोग ताराचंद ने भी किया था। लेकिन आप हम किसी भी जो दान देने वाले व्यक्ति को याद करते हैं तो उसे भामा शाह के नाम पे याद करते हैं। तो इससे यही इंगित होता है कि किसी का नाम होना है तो हो जाता है, और नहीं होना तो उसका नाम नहीं होता है। इतनी ही सहायता की। तो आज भी हम कहीं भी सरकारी जगहों पे कहीं भी नाम देखते हैं कि जो भी रुपए पैसे देने वाला था, तो वहां पर हम देखते हैं कि भामा शाहों की सूची। लेकिन वहां पर ये तो हम नहीं देखते कि भाई ताराचंद की सूची। तो भामा शाह भी किसी व्यक्ति का नाम था, ठीक है। तो वही है कि नाम होना होता है तो किसी व्यक्ति का हो जाता है, और नहीं होना है तो वो नहीं होता है। तो ये था हल्दी घाटी का युद्ध। दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध था 1582 में। अकबर का सेनापति था शाहबाज खान। कि जो महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह ने अपने भाले से इतना तगड़ा या अपने तलवार से इतना तगड़ा वार किया था कि एक ही वार में शाहबाज खान को उसके घोड़े सहित काट दिया था, ठीक है। तो इसमें महाराणा प्रताप से ज्यादा हम अमर सिंह का रोल याद रखते हैं। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, वही है मेवाड़ वर्सेस मुगल। तो देखिए जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास के दोनों पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद ही हम कोई डिसीजन कर पाते हैं। यदि हम किसी चीज में कट्टरता बरतते हैं या हम केवल मान लो किसी के पक्ष में है तो हमें उसी की बातें अच्छी लगेगी, और जो विपक्ष है उसकी सही बात भी हमें गलत लगेगी, ठीक है। तो इतिहासकारों ने इतिहास को एग्जेजरेट कर दिया है, क्योंकि कई चीजें हमने ऐसी पढ़ी है जिसमें हमें ये लगता है कि इतिहास में एग्जेजरेशन हुई है, अतिशयोक्ति की गई है, ठीक है। तो दोनों पक्ष की जो चीज है वो हमें सुननी चाहिए, तभी हम कोई किसी चीज के डिसीजन पर पहुंच पाते हैं। धन्यवाद। आई होप कि आपको चीजें अच्छी लगी होगी। बाकी कल पढ़ेंगे।